हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अतीक अहमद इंडियाज डॉन दैट बिकम अ पॉलिटिशियंस। अभी आई थिंक इस भाई का नाम है। देखते हैं सबसे पहले अतीक अहमद के बारे में वीडियो बनाए, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया और उसके कुछ ही दिन बाद खुद अतीक अहमद को भी 3 लोगों ने मिलकर असैसिनेट कर दिया। अब भारत में 2 तरह के लोग हैं जो अपने पॉइंट्स दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक है वो लोग जो इसे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं, कहते हैं कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुई, और दूसरे हैं वो लोग जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक कॉमन मैन होने के नाते मैं कंफ्यूज हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू फील। तो मैंने इस मुद्दे पर और पढ़ना स्टार्ट किया, समझने की कोशिश की कि एक ऐसा इंसान जिस पर 17 साल की एज में मर्डर का आरोप लगता है, वो 5 बार चुनाव जीतकर लीडर कैसे बन सकता है। क्यों हमारे लॉ ब्रेकर्स हमारे लॉ मेकर्स बन रहे हैं। क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। आज के वीडियो में हम भारत के कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से गैंगस्टर्स लीडर्स बनते हैं, हीरोज बनते हैं, सेलिब्रेट होते हैं और पनिशमेंट की चपेट से बच जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, कौन है अतीक अहमद। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंसान है कौन। उनकी जर्नी एक नोबडी से लेकर एक बाहुबली यानी एक माफिया डॉन से लेकर एक पॉलिटिशियन तक बनी कैसे। अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर कहते हैं। फर्स्ट गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वो ऐसे पहले इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट के अंडर बुक हुए थे। इनके ऊपर पहला केस तब लगा जब वो सिर्फ 17 साल के थे, और ये किसी छोटी मोटी चोरी का केस नहीं, मर्डर केस था। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी तो उस मूवी में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स पैसे कैसे कमाते थे वो अच्छी तरह से दिखाया गया। ये कोयले की चोरी करते थे। ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह कोयला ट्रांसपोर्ट होता था और वो इन्हीं ट्रेन से कोयला चुराया करते थे। फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड हुए, सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके फेवरेट बिजनेसमैन को ही मिले, ताकि वो अपने इलीगल चोरी से लीगल चोरी की ओर बढ़ पाए। आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर हुआ करते थे। पुलिस भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से डरते थे। उस समय सरकार एक गैंग को मात देने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी ताकि दोनों गैंग के गैंग मेंबर्स एक दूसरे से भिड़ जाए और एक दूसरे को खत्म कर दे। इस वियर्ड लॉजिक की वजह से अतीक अहमद की गैंग बड़ी हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप सोच रहे होंगे कि अब अतीक का गेम खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली से एक कॉल आया और उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अतीक समझ गए कि क्राइम छोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। 1989 में वो पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए, सिर्फ एक बार नहीं 5 बार कंसेक्यूटिवली। पॉलिटिशियन बनने के बाद उनके क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई, इनफैक्ट चल पड़ी। आज तक उनके अगेंस्ट 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस केसेस भी हैं। 2004 में उन्होंने खुद की सीट खाली की क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते थे। वो लोकसभा में एमपी बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को खड़ा किया, लेकिन उनका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से हार गए। अगले ही साल जब राजू पाल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने गाँव वापस जा रहे थे, तब उनका मर्डर कर दिया गया। अब यहाँ से अतीक अहमद के पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू। उन्हें 3 साल के लिए राजूपाल मर्डर केस में जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भी वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को मैनेज किया करते थे। बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा चलता था कि वो इलाहाबाद जेल में कैद थे। इलाहाबाद उनका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो पूरा टाइम अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर जेल से ऑपरेट किया करते थे। 2017 में उन्हें इलाहाबाद से देवरिया शिफ्ट कर दिया गया। सोचा कि अब उनकी पावर कम होगी, लेकिन वहां से भी उन्होंने मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और जेल में ही बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाए। सोचिए, हमारा सिस्टम इतना ब्रोकन है कि एक क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता। जजेस उनके केसेस सुनने से डरते थे। उनकी बेल की केस से 10 हाईकोर्ट जजेस ने खुद को बाहर करवाया था। कहा था कि नहीं भाई, किसी और जज को देखो। इसके बाद उन्हें बरेली, इलाहाबाद और गुजरात के साबरमती जेल कंसिस्टेंटली मूव किया जाता था। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर ए तोयबा के साथ कनेक्शंस है और उन्होंने ये कन्फेस भी किया था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और एज अ प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था जब उन पर 3 लोगों ने गोलियां बरसाई और उन्हें और उनके भाई को मार दिया। चैप्टर 2,
कुछ सवाल। अब यहाँ कुछ सवाल उठाना काफी वैलिड। ये सवाल हमारे सिस्टम के लिए है और कुछ सवाल हमारे मीडिया के लिए भी। अतीक अहमद को मारने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ वो कोई देसी कट्टा नहीं था, वो टर्की में बने इंपोर्टेड वेपन्स थे जो अक्सर पाकिस्तान में मिलते। वो इन 3 क्रिमिनल्स के हाथ आए कैसे? इन क्रिमिनल्स को डॉन के हॉस्पिटल के बाहर आने की एग्जैक्ट टाइम की खबर कैसे हुई? पुलिस ने उन्हें अतीक अहमद के इतने करीब आने ही कैसे दी? उन्होंने भागने की कोशिश भी क्यों नहीं की? सरेंडर कैसे और क्यों किया? ये सारे सवाल वैलिड है और हमारे सिस्टम को इन्हें एड्रेस करने की सख्त जरूरत। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये न्यूज कवर की, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज से उन्होंने एक फैक्ट छुपा दी। कुछ न्यूज आर्टिकल्स आपको ही दिखाता हूँ, आप ही देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है हेडलाइंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है? हेडलाइंस में से ये इंसान एक क्रिमिनल, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम्स के लिए वांटेड है, इस फैक्ट को छुपाने की क्या जरूरत? लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब नेशनल मीडिया की बात करते हैं। हमारी नेशनल मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम जरूर है कि हम हर टॉपिक को ऊपर से कवर करते हैं, एक इंसिडेंस को एज एन इंसिडेंस देखते हैं, गहराई में जाकर उनके रूट कॉजेस को समझने की कोशिश नहीं करते। तो कहानी के किरदार बदलते हैं, गैंगस्टर्स के नाम बदलते हैं, लेकिन क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन बरकरार रहता है। चलिए आज इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमारे लॉ ब्रेकर्स ही हमारे लॉ मेकर्स बनते हैं और उनके अगेंस्ट प्रूफ होने के बावजूद एक्शन लेने में देरी क्यों होती है। चैप्टर 3, क्राइम एंड पॉलिटिक्स। क्राइम और पॉलिटिक्स, टेक्निकली ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से कोसों दूर होने चाहिए, लेकिन भारत में सच उल्टा है। एक क्रिमिनल का एक पॉलिटिशियन में प्रमोशन होना एक लॉजिकल प्रोग्रेशन बन गया, और ये मैं नहीं, डेटा कहता है। 2004 के पहले जहां पार्लियामेंट के 24% लीडर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, वो नंबर 2019 में बढ़कर 43% हो चुका है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी लॉ है ही नहीं जो किसी कैंडिडेट को क्रिमिनल केसेस के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर दे। अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी बड़ी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये एक सिस्टेमिक फ्लॉ है जिसके पीछे का लॉजिक मेरी समझ से परे। 2014 में 1200 एनजीओ ने साथ मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने चाहे। तब उन्होंने भारत में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया कि अगर एक क्रिमिनल कैंडिडेट को और एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को कंपेयर किया जाए तो क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 8% ज्यादा है। यानी अगर एक कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो एक्चुअल में उसके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। ये इंडियंस के एक इंटरेस्टिंग मेंटालिटी के ऊपर इशारा करता है। भारत आज भी एक रूरल देश है और गांव में लोगों को पता भी नहीं होगा कि किसके ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिनके पास पावर है वही बदलाव ला सकता है, और वहीं पर वो धोखा खा जाता है। इसकी शुरुआत 1950s में ही हो चुकी थी, बूथ कैप्चरिंग के साथ। लोग किसे वोट देंगे ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। उससे अच्छा है कि लोग जहां पर वोट देने जाते हैं उस पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लो, वहां अपने गुंडे बिठाओ और लोगों को फोर्स करके उसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए मजबूर करो जो अपना हो। 1999 में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले ये बूथ कैप्चरिंग के केसेस बहुत हुआ करते थे। अगर आपके गाँव में ऐसे इंसिडेंसेस आज भी होते हैं तो आप सीधे इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट कर सकते हैं सी विजिल ऐप के साथ। इलेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, कैंपेनिंग करनी पड़ती है, रैलीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है और आने वाले क्राउड को बिरयानी खिलानी भी पड़ती है। ये सारा पैसा आएगा कहां से? 1969 तक ये सारा पैसा कॉर्पोरेट डोनेशन से आता था, लेकिन तब की सरकार ने लॉज में चेंजेस लाए और बहुत समय के लिए कॉर्पोरेट फंडिंग रोक दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंपेनिंग रुक गई। कैंपेनिंग के लिए लगने वाला पैसा ब्लैक का पैसा होने लगा। क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस को पैसे देकर पॉलिटिक्स में अपनी पावर दिखाने का चांस यहीं से मिला। तब से अब तक यही सिलसिला चला आया है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एनएन वोरा कमेटी एस्टैब्लिश हुई, जिसका काम था कि ऑर्गेनाइज क्राइम और गवर्नमेंट के बीच जो लिंक्स है उन्हें एक्सपोज करना। दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसके सारे डिटेल्स इस रिपोर्ट में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। इसके सिर्फ 11 पेजेस पब्लिक डोमेन में है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी ये रिपोर्ट पब्लिक से छुपाया जाता है। रीजंस क्या होंगे? इस रिपोर्ट ने किस किस की पोल खोली होगी, आप खुद ही सोच लीजिए। चैप्टर 4, एक्शंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स। चलिए अब फोकस करते हैं कि भारत में क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश हो रही और क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2013 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया कि कन्विक्टेड ऑफिशियल्स को 6 सालों के लिए इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट केस दर्ज होगी, फिर उसके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा और अगर वो गिल्टी पाया गया तो सिर्फ 6 सालों के लिए वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा। दैट्स इट।
मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है, लेकिन काफी छोटा स्टेप है। पनिशमेंट और हार्श होनी चाहिए, शायद परमानेंट होनी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टीज को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुनते हो जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसी कैंडिडेट को क्यों चुना। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्रिमिनल्स अक्सर अपने साथ पावर और पैसा दोनों लाते हैं, जिसकी जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए होती है, और पार्टियों का फोकस इलेक्शन जीतने पर होता है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर नहीं। तो वो बेट्स पावरफुल कैंडिडेट्स पर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स पर नहीं जो कैंडिडेट्स एक्चुअली अच्छे हो। अगर आपके एरिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, myneta.info। यहाँ आपको सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी और उनके अगेंस्ट कौन से क्रिमिनल केसेस दर्ज है ये भी पता चल जाएगा। आतिक अहमद का ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आपको उनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। देखिए, उन्होंने लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी 2008 में फाइल किया था, यानी 25 करोड़ की लीगल प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये आईटी रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते। ये तो हुई बात एक्सट्रीम केसेस की, लेकिन आप हर पार्टी के हर कैंडिडेट की जानकारी यहाँ पर पा सकते हैं। याद रखिए कि भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप डायरेक्टली आपके चीफ मिनिस्टर या देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, आप बस आपके एरिया के आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो किसी ऐसे को वोट दीजिए जो एटलीस्ट एक क्रिमिनल ना हो, फिर वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। इलेक्शन से पहले जब आपके एरिया से कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते हैं तो एक बार ये साइट जरूर विजिट कीजिए और सही कैंडिडेट को चुनिए। चलिए क्रिमिनल्स को हमारे लीडर्स बनने से रोकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या हमें आतिक अहमद जैसे क्रिमिनल के मर्डर को सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और कोई भी थोड़ी अकल वाला इंसान इसे सेलिब्रेट करेगा भी नहीं। जिन लोगों ने मर्डर किया उन्हें एज अ मर्डरर ही ट्रीट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये सोचने की भी जरूरत है कि क्यों आतिक अहमद जैसा इंसान जिसने 17 साल की एज में मर्डर किया वो 5 बार चुनाव जीता। क्यों एक ऐसे इंसान को हमारा लीडर बनने का मौका मिला? क्यों हमारा सिस्टम इतना वीक है कि एक गैंगस्टर जेल से अपना क्रिमिनल एम्पायर ऑपरेट कर सकता है? क्यों हमारी जुडिशरी स्लो है और क्यों हमारे जजेस केसेस सुनने से भी डरते हैं? क्यों हम क्रिमिनल मुद्दों को रिलीजियस मुद्दे बना देते हैं? अगर सरकार को बदलाव चाहिए तो इन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। आने वाले समय में हम ऐसे ही सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं और सॉल्यूशंस भी डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो उन्हें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि अतीक अहमद को यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर नहीं लास्ट गैंगस्टर बनाना होगा, और ये 1-2 दिन में होने वाली बात नहीं है। इसमें टाइम लगेगा और शुरुआत आप एक वोट से कर सकते हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हीट वेव से हमारी इकोनॉमी का कैसे नुकसान होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इंडियन रोड सेफ क्यों नहीं है इसके बारे में हमने यहाँ पर वीडियो बनाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। तो जी वीडियो ही ख़त्म। इस भाई ने, मैं कहता हूँ, कमाल कर दिया ये वीडियो बनाकर। इसने ये चीज़ें नहीं देखी कि मैं एक इंडियन हूँ और अपनी मैं मिस्टेक्स जो हैं वो भी सामने लाऊं और अपनी अच्छाइयाँ भी सामने लाऊं। अक्सर जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो न्यूट्रल रहकर नहीं बनाते, वो अपने ही देश की, अपने लोगों की पुल बांध दे रहते हैं कि वो हो गया, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब इन्होंने बहुत बड़ा एक डायलॉग मेरे जहन में आया, इन्होंने जो कहा कि क्यों ऐसा होता है कि लॉ ब्रेकर लॉ मेकर बन जाते हैं। और ये बरसकीर में ज़्यादातर ये सिस्टम चलता है, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं ना, उनमें ये वाकई सिस्टम है। इसकी मिसाल हमारे अपने गांव में मौजूद है। हमारे गांव और हमारे साथ वाले आस पड़ोस के 3 गांव का जो चेयरमैन है वो भी खुद बहुत एक डिकेट था और बहुत मतलब कातिल भी था। हकीकत बात है, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा। और आज वो चेयरमैन रहा है, हमारे 4-5 साल हमारे ऊपर चेयरमैन रहा है। भाई आपको पता है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि तुम में से मतलब कि ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत ज़्यादा यानी कि ना गुनाहगार तो नहीं, मतलब कि ना बहुत बड़े चोर या डकैत इस तरह के होंगे, वो तुम पर मुसल्लत होंगे। तो ये क़यामत की एक निशानी है, तो जो बिल्कुल पूरी हो रही है। इस तरह ही हो रहा है इंडिया हमारे पाकिस्तान में देख ले कि किस तरह के हमारे जो ज़्यादा MP MNAs हैं वो इस तरह के गुंडे टाइप ही हैं सारे। भाई मेन मुद्दे की बात यह है कि उसने कहा है कि ये जो गैंगस्टर होते हैं बाद में ये पॉलिटिशियंस में क्यों आते हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी मुझे जो लगता है इनकी
90% जो होते हैं ना, ये क्योंकि लड़ाई वही करता है जिसके पास होता कुछ नहीं है। तो ये ज्यादा लड़ाई करने के बाद, मर्डर करने के बाद इनका यही होता है कि वो अपने जो उन्होंने किए होते हैं ना गुनाह, कत्ल किए होते हैं, वो छुपाने के लिए पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। वो यहाँ जब ठीक है क्योंकि उनके पास कोई रैंक आ जाएगा, जब वो एमएलए या कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लेंगे तो उनके जो पिछले गुनाह या ऐब होते हैं या कत्ल होते हैं वो उनकी पावर के नीचे आ जाते हैं, उसको कोई छेड़ता नहीं। फिर तो यही बात वो भाई कर रहा था कि अतीक अहमद का भी कोई तरीकेकार ऐसे ही था कि जब वो पॉलिटिशियन बने तो वो बढ़ते चले गए, उनका जो साइज है उसका जो, हालांकि वो एक गैंगस्टर था, एक गुनाहगार मुजरिम मुलजिम था, लेकिन ज्यादा जो पॉलिटिशियंस बनते हैं वो ज्यादा अक्सरियत जो होती है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी देखें 75 से 80% लोग की जो सजा वाले हैं। इंपोर्टेड गवर्नमेंट अभी आई हुई है ये तकरीबन 90+ ये गैंगस्टर ही हैं सारे। गैंगस्टर उन पर केसेस चल रहे हैं, और ये नहीं कि छोटी नुहे के केसेस, बड़े संगीन किस्म के। हमारे वज़ीर दाखिला देखें, उन पर केस है वो लाहौर में मॉडल टाउन का। हमारे शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उस पर केस चल रहा है, हाउसिंग मतलब करप्शन के बहुत बड़े उसने कत्ल भी करवाए हुए हैं। उसके बाद जितने भी हैं ये भाई ने ना साफ साफ बताया है ना कि हमारे मुल्क में इस तरह हो रहा है, यानी कि हमारे चोर डकैत है, यहाँ पर कानून का कोई है ना, एक मिनट भाई इस्लाम, कानून की इतनी पासदारी नहीं की जाती। बिल्कुल भाई, इस तरह हम भी कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी कानून की कोई पासदारी, लेकिन आप बदल रहा है रहमतुल्लाह, आप उधर बदल रहा है। देखिए आप ये आया यूपी में आए हैं, क्या नाम योगी साहब ये चीजें बदल रहे हैं। जो गैंगस्टर है उसको मिट्टी। आप एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि वो 3 जो गैंगस्टर हैं उसको मारने आए थे, उनके पास पिस्टल जो थे वो तुर्किश पिस्टल थे, और कम से कम कह रहे हैं कि एक पिस्टल की कीमत 7 लाख रुपए, 21 लाख रुपए के वो पिस्टल 3 बंदे लेके आए हैं। और एक लड़के की उन्होंने, उनमें से एक लड़के की तस्वीर उन्होंने शेयर की थी कि पुलिस उनके घर गई थी तो एक झोंपड़ी टाइप उसका घर था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको तीनों को किसने फैसिलिटेट किया। इसमें आज ये भी बात क्लियर होगी, जो लोग अभी भी अतीक अहमद के हक में बोलते हैं कि नहीं भी ये गलत किया, ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, भाई आज सारी चीजें क्लियर होगी कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर था। गैंगस्टर तो था, लेकिन उसका जो ऐसे कत्ल हुआ है ना, कत्ल होने पे उस पे सवाल उठे हैं। और भाई मेरी बात की सिक्योरिटी में कत्ल हुआ, हमारी पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं, इमरान को गोली लगी। किसको? इमरान खान को। हाँ लगी थी भाई, लगी तो सिक्योरिटी में लगी है ना। सिक्योरिटी वो अकेला ऊपर खड़ा था, बाकी साइड पे थे, लेकिन ये तो यार लगी ना, सिक्योरिटी थी चारों तरफ, सिक्योरिटी थी ना, क्यों लगी फिर? आप भीड़ देख लें वहां पे कितनी थी। तो यार इसी तरह ही होता है, ये जो होता है ना, ये तो सर मतलब 5-10 सेकंड की गेम होती है, ब्रेस्ट कर दो अगला बंदा ढेर हो जाता है। कितनी देर लगी? आपको नहीं लगता कि अतीक अहमद का प्री प्लान? मैं ये समझता हूँ जिसको जो बुरा इंसान उसका अंजाम भी बुरा है। वो एक बुरा इंसान था, गैंगस्टर था, जो उसकी नेकियां वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह और उसका मामला है। जो उसने बुराइयां की उसको फल मिल गया, आज वो इस तरह बुरी तरह मारा गया है। भाई रुखसार देखे कि लंदन में ना, अपना अमेरिका में ना, एक न्यूज़ है हमारे पाकिस्तान की ना, कि वहाँ पर एक बंदा था, वो मेरे ख्याल से शायद 26 कत्ल करके आज से 20 के 30 साल पहले जो है ना अमेरिका में चला गया। और वो वहाँ से जब आ रहा था ना, तो उसको आने से पहले ही MNA की जो टिकट्स हैं वो उधर से मिल गए थे कि आपने जाने ही इस भाई की वीडियो में उसने एक बात और कही है जो ज़ेरे गौर है, कि वो कह रहा था कि ये जो इतने महंगे पिस्टल मिले हैं इसका तल्लक हो सकता है लश्कर तैयबा और लश्कर जंगी और अल-कायदा और दूसरे लश्कर तैयबा नहीं, हाँ लश्कर तैयबा भी, जैश मोहम्मद और ISI। हाँ ISI। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पाकिस्तान के पास खुद आटे के लिए पैसे नहीं है वो 7 लाख भाई मेरे सुन ले, उस वीडियो में उसने जो सच्चाई इंडिया की है वो भी बयान की है। उसने झूठ नहीं बोला, उसने कहा कि हमारा ये फ्लॉ है कानून का, हमारे गैप है। हमारे लगने ये ना लगने से कुछ नहीं होता। बात तो यह है कि वो तुर्किश पिस्टल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। वो तुर्की के साथ तो उनके डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, इंडिया के ना, मतलब कोई बॉर्डर कनेक्शन है नहीं।
अगर कनेक्शन है बॉर्डर तो पाकिस्तान और इंडिया का है, और पाकिस्तान का अगर तुर्की के साथ तल्लुकात है। नहीं, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कोई प्रूफ के बगैर ये नहीं कहना चाहिए ओ कि भाई पाकिस्तान मेरे से आया है प्रूफ, या इंडिया से हुआ है। ये प्रूफ मेरे सुन ले, ये प्रूफ यूट्यूबर्स को नहीं दिए थे, ये प्रूफ दिए थे ऑफिशियल्स को जो सिक्योरिटी का मेरे सुन ले। ये तो यूट्यूब पर है, उसने तो अपने पल्ले से मेरी बात सुन ले भाई, पाकिस्तान के उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, उनके पास सिर्फ बात आती है कि इनके जो संबंध हैं हमें मिली हैं, कड़ियां मिली हैं कि भाई इनका ताल्लुक, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं शो कर सकते। ये यूट्यूबर शुरू से बात चली आ रही है कि पाकिस्तान में कोई कत्ल हो या कोई पाकिस्तान में बड़ा पकड़ा जाए तो कहते हैं कि इंडिया वालों ने किया है, और इंडिया में अगर ऐसा अच्छा आपको लगता नहीं कि वो भाई सच बोल रहा है, उसने गलतियां बताई नहीं इंडिया के जो कानून है, वो उसने बात ठीक तो की, ये भी ठीक हो सकती है। लश्कर तो भाई ये भी तो ठीक हो सकती है, अगर वो बात आप उसकी ठीक मान रहे हो तो ये भी ठीक मानो। उसने अपने इंडिया के बारे में कोई चीज छुपा कर नहीं रखी यार। एक मिनट है, जहाँ पर भाई असलम ने बात की कि आटे का बहरान चला, वहाँ पर 7 लाख का पिस्टल एक कैसे दूसरे मुल्क के बंदे को दे सकते हैं? हमारा तो यहाँ पर आटा नहीं पूरा हो रहा। आप एक मिनट, हमें हमारा आटा पूरा नहीं हो रहा, मैं ये दावे से कहता हूँ हमारे इस एरिया में मैं ये जानता हूँ हर तीसरे घर के पास असला है। तो वो तो भाई होता ये है, तो कौन सा अभी का लिया हुआ है, तो फिर जिसके पास आटा नहीं उसके पास असला कहाँ से आ गया? तो भाई ये कौन सा अभी का, ये तो पहले का लिया हुआ है। कोई बताओ कि अभी इस 2023 भाई बात ये बुरे का अंजाम बुरा, वो बुरा था या जो उसकी नेकियां थी वो उसका रब का मामला है, उसका अंजाम बुरा हुआ है, और जिन्होंने मारा है उसको कानून के मुताबिक, इंडिया कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए और होगी भी। आपको लगता है उनको सजा होगी? अब जेल में आए तो सजा होगी, यह तो वक्त साबित करेगा। तुम ही कहते हो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।